नमस्कार दोस्तों। एक लड़के की शादी ऐसी लड़की से हो जाती है जो उसकी जिंदगी को नरक बनाकर रख देती है। शादी के 2 साल के अंदर अंदर ही वह अपनी पति को गुंडों से पिटवा देती है, अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव करती है और अपने मायके में रहने लगती है और महिला सुरक्षा के जितने भी कानून बनाए थे उनका नाजायज फायदा उठाती है और लड़के के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है और वह अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती है और खूब एंजॉय करती है। उसने अपने ससुराल वालों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। दोस्तों, यह मामला कोर्ट में चल रहा था और 6 साल बाद इस केस की अंतिम सुनवाई होनी थी और यह है अंतिम फैसला। एक 30 साल की जवान महिला जज के द्वारा सुनाया जाना था, जो कि काफी तेज दरार थी और अपने कड़े और तुरंत निर्णय लेने की काबिलियत के कार्य जानी जाती थी। दोस्तों, पूरी कैसे को जानने के बाद उसे महिला जज का झुकाव उसे लड़की के पति की ओर हो जाता है और वह उसे लड़के के ऊपर हमदर्दी दिखाने लगती है और धीरे धीरे मामला इससे भी आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोमांटिक कहानी है। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहां पर 2 लोग पति और पत्नी एक कोर्ट में अपने वकीलों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, पति का नाम होता है अनिल, बदला हुआ नाम, और उसकी पत्नी का नाम होता है रेखा, बदला हुआ नाम। अनिल एक इंटर कॉलेज में टीचर के पद पर नौकरी करता है। इन लोगों का केस क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था। वहां पर एक सेशन मजिस्ट्रेट होती है जिसके सामने यह केस जाता है और वह इन दोनों की फाइलें पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है और फिर इन दोनों की तरफ देखती है। मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस लड़के जिसका नाम अनिल होता है को पूछती है कि तुम इंसान हो या जानवर, जिस पर अनिल कहता है कि मैडम, मैं तो इंसान ही हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम पर आरोप लगाया है कि तुम उनके साथ मारपीट करते हो और बहुत सारा दहेज देने के बाद भी दहेज की मांग कर रहे हो, और इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए भी तुम दूसरी औरतों के साथ अपने रिश्ते रखते हो और उनके रिश्तेदारों की तुम बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हो। यह इंसानियत नहीं हो सकती। जिस पर अनिल कहता है कि मैडम, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आप बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट रेखा से पूछता है कि तुम बताओ कि जो तुमने आरोप लगाए हैं क्या वह बिल्कुल सच है। रेखा के बोलने से पहले ही रेखा का वकील बोलता है कि मैडम, यह इंसान एक नंबर का जूता और मक्कार इंसान है जो मेरे मुवक्किल को शादी की पहली रात से ही प्रताड़ित कर रहा है। जिस पर जज साहिबा बोलती है कि वकील साहब, एक बार आप चुप रहिए, मुझे इनसे जानना है। जब साहिब पूछता है कि रखा, तुमने जो भी आरोप लगाया है क्या वह सही है, जिस पर रेखा कहती है कि हाँ मैडम, यह बिल्कुल सही है। जिस पर जज साहिबा पूछता है कि रेखा, तुम्हारे पति ने एक बार तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा मारपीट की थी जिससे तुम्हारा एक हाथ टूट गया था। तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था? जिस पर रेखा कहती है कि मैडम, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। जज साहिबा कहती है कि रेखा, यह तो बायां हाथ है। तो रेखा कहती है कि हाँ मैडम, मेरा यही हाथ टूटा था। जज साहिबा पूछती है कि जब तुम्हारा हाथ टूटा तो तुम कहाँ गई? तो रेखा कहती है कि मैं कहीं नहीं गई और वहीं पर बैठ गई। तो जज साहिबा कहती है कि तुमने अपनी मदद के लिए किसी को तो बुलाया होगा, और कौन से अस्पताल में तुमने अपना इलाज करवाया? जिस पर रेखा कहती है कि मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। तो जज साहिब कहती है कि तुम एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत हो और तुम कहती हो कि तुम्हें हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, और तुम किसके साथ गई थी? और जिस पर रेखा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जब साहिब कहती है कि यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारा हाथ टूट गया और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अगर किसी इंसान के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो उसे एक क्षण भी नहीं लगता सिर्फ याद करने में कि उसके साथ क्या घटित हुआ था, और तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं है। उसके बाद जज साहिबा अनिल से पूछती है कि तुम्हारे साथ भी इनके परिवार वालों ने मारपीट की थी, तुम्हें कुछ याद है या तुम भी सब कुछ भूल गए? जिस पर अनिल कहता है कि हाँ मैडम, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं सुबह 9:30 पर तैयार होगी, स्कूल के लिए रवाना हो रहा था और रास्ते में मेरे ससुर
और साले ने मेरी बाइक रुकवाकर मेरे साथ मारपीट की और 3-4 लोग मेरे पैर पर चढ़ गए और मेरा पैर तोड़ दिया। और जब आस पड़ोस की भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए आई तो वहां से भाग निकले। और फिर मेरी बहन और जीजा ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया और वहां पर मेरा इलाज हुआ। और 15 दिन तक मेरी माँ बच्चों की तरह देखभाल की थी। इतना कहकर अनिल रोने लगता है, जिस पर रेखा कहती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही पाओगे। उसे दिन तो तुम बन चुके, लेकिन आगे तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। जिस पर रेखा का वकील रेखा को चुप रहने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम यह क्या बोल रही हो। जिस पर जज साहिबा कहती है कि वकील साहब, आप इनको बोलने दीजिए। अगर आप बीच में नहीं बोलोगे तो फैसला तुरंत हो जाएगा और झूठ सच को पकड़ने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद जज साहब उन दोनों से पूछती है कि तुम्हारा झगड़े की असल वजह बताइए, मुझे क्या है। और फिर वह रेखा से पूछती है कि तुम बताओ। जिस पर रेखा कहती है कि यह एक टीचर है और उनकी अच्छी खासी सैलरी है और यह उनमें से मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं, और जब मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आती है तो उन पर यह शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर यह खर्च करते हैं। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं 6 महीने ससुराल में रहूंगी और 6 महीने मायके में रहूंगी। मेरी जिंदगी में अपनी आजादी से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जज साहिबा अनिल से पूछती है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। तो अनिल कहता है कि मैडम, कौन से रिश्तेदार इसके, जितने भी रिश्तेदार आते हैं सभी जवान लड़के होते हैं, और कोई इसके मामा का लड़का किसी को अपने बुआ का लड़का बताती है, कभी कुछ और बताती है, कभी कुछ और बताती है, और कहती है कि मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, जा रही हूँ, और पूरे दिन घूमकर शाम को वापस घर आती है। मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे उनसे धमकी भी दिलवाती है। और मैडम, जब से यही हमारे साथ मारपीट करके गई है, उसके बाद इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी संभाल लूं या अपने घर को संभालूं, या मैं कोर्ट के चक्कर लगाता रहूं। मैडम, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। इनकी धमकियों से मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है और हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं। जिस पर रेखा कहती है कि मैं तुम्हें चैन से सोने भी नहीं दूंगी। अनिल कहता है कि यह मेरी सैलरी में से आधा पैसा भी मांगती है। जिस पर रेखा कहती है कि आधा नहीं, मुझे सैलरी का पूरा पैसा चाहिए। उसके बाद अनिल कहता है कि अच्छी मैडम, यह आप लोगों के सामने भी मुझे धमकी दे रही है। अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो पता नहीं मैं अब तक क्या कर चुका होता। उसके बाद रेखा कहती है कि अपने साथ अपने माँ बाप को भी ले जाना। जिसके ऊपर रेखा के वकील उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जज साहिबा कहती है कि वकील साहब, आप कह रहे थे आपकी मुवक्किल बहुत ही सीधी और भोली टाइप की है और यह हम सबके सामने ही इसको धमकी दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस पर उनके वकील चुप हो जाता है। उसके बाद जज साहिबा कहती है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहोगी या नहीं। उसे पर रेखा कहती है कि मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। जिस पर अनिल कहता है कि कौन सा पैसा मैडम, यह अपने दहेज का सारा सामान ले जा चुकी है, अब मैं कहां से पैसे दूं? अन्य ने कहा कि मैडम, मेरा पैर तोड़ दिया और ऊपर से अपने हाथ टूटने का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल दिया। मुझे इससे किसी भी हालत में छुटकारा चाहिए। जज साहिबा कहती है कि ठीक है, या तो 10 लाख रुपए इसे गुजारे के लिए दे दो या इज्जत के साथ अपने घर में ले जाओ और अपने साथ रखो। यह सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, मुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। अनिल कहता है कि मैडम, मैं इतने पैसे कहां से दूं? मेरे पास तो देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो उसके बाद जज साहिबा कहती है कि तो दूसरा ऑप्शन चुन लो और इसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अनिल कहता है कि मैडम ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। उसके बाद रेखा कहती है कि अगर यह अभी की अभी मुझे 10 लाख रुपए देते हैं तो ठीक है, वरना अगर 15 दिन के बाद मुझे पैसे देंगे तो मैं उनसे 20 लाख रुपए लूंगी। जिस पर उनके वकील कहता है कि 20 लाख से कुछ नहीं होगा मैडम, इस काम से कम 50 लाख रुपए देने ही चाहिए। तो जज साहिबा
रेखा के वकील से कहती है कि जब यह धमकी दे रही थी तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब पैसे की बात आई है तो अपने 10 से बढ़कर 50 कर रहे हो। उसके बाद रेखा का वकील बिल्कुल चुप हो जाता है और अनिल का वकील कहता है कि मैडम, मेरे हिसाब से तो यह मामला बिना किसी लेन देन के उनके रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपने जो जुर्माना लगाया है वह बहुत ही सोच समझकर लगाया होगा, लेकिन इसके लिए मेरे मुवक्किल को कम से कम 15 दिन का टाइम देना चाहिए। उसके बाद जज साहिबा कहती है, ठीक है, 15 दिन के बाद वापस इसी कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई होगी। उसके बाद शाम का समय था, सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन जज साहिबा जब अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है तो वह देखती है कि 3-4 लोग अनिल को घेरे हुए हैं और रेखा उसको धमकी दे रही है कि मैं 50 लाख रुपए लेने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यह सब जज साहिबा अपनी गाड़ी से बैठी सुन रही थी। उसके बाद जज साहिबा आवाज लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे वह देखते हैं कि यह तो जज साहिबा है तो तुरंत सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसी बीच एक दिन अनिल अपनी माँ को लेकर अस्पताल में गया हुआ था और इस अस्पताल में जज साहब भी आई हुई थी और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है, जिस पर अनिल देखकर चौंक जाता है और जज साहिबा से पूछता है कि मैडम, आपको क्या हुआ है? तो वह कहती है, कुछ नहीं, नॉर्मल पेट में दर्द था, ज्यादा बड़ा तो हॉस्पिटल आ गई। तुम यहाँ कैसे आए हो? तो अनिल कहता है कि मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ आया था। उसके बाद अकेला देखकर अनिल सोचता है क्यों ना अपने केस के बारे में बात कर ली जाए। अनिल कहता है कि मैडम, मेरा इसमें कोई कसर नहीं है और मेरे ऊपर लगाएंगे, सभी आरोप गलत है। इस पर मैडम कहती है कि शरीर में इस बारे में तुमसे यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकती और मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुम या तो उसे पैसे दो या अपने साथ रखो। अनिल कहता है कि मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर से इकट्ठे करने में लगा हुआ हूँ। मैं उसको पैसे देकर पीछा छुड़वा लूंगा। अगर मैं उसे अपने साथ रखता हूँ तो वह आगे भी वही करेगी जो वह करती आई है। अनिल ने कहा कि मैडम, वह मुझे बार बार धमकी देती है और मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। तो मैडम कहती है कि तुम मेरे नंबर ले लो और उसके बाद अब कभी भी तुम्हारे पास धमकी आए तो तुम तुरंत मुझे फोन कर देना। इस प्रकार अनिल और जज मैडम के नंबर एक दूसरे के पास चले जाते हैं और 15 दिन बाद जब अनिल कोर्ट में जज साहब बाबा के सामने रेखा को 10 लाख रुपए का चेक दे देता है और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। थोड़े दिन बाद जज मैडम अनिल को फोन करके पूछती है कि कैसे हो मास्टर साहब, अब तो तुम्हें धमकी नहीं मिल रही होगी। अनिल कहता है कि मैडम, अब उसने पैसे लेने के बाद दूसरी जगह शादी कर ली है, अब कहां से धमकी देगी। अब मैडम अनिल से कहती है कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो और रिश्तों के अंदर ऐसा उतार चढ़ाव आता रहता है। आज के समय में हर कोई इसका भुगत भोगी है। जिस पर अनिल कहता है कि नहीं मैडम, आप लोग तो नहीं होंगे। ऊपर मैडम कहती है कि नहीं, हर कोई इसका भुगत भोगी है। और उसके बाद मैडम अपनी कहानी अनिल को बताती है और कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। उसके बाद मैडम कहती है कि ठीक है, आज तुम्हारे पास एक लड़की का फोन आएगा और उससे बातें कर लेना। अब अनिल बेसब्री से उसे लड़की के फोन का इंतजार करने लगता है, लेकिन उस दिन किसी भी लड़की का फोन नहीं आता है। अगले दिन फिर मैडम का फोन आता है और पूछती है कि किसी का फोन आया, तो अनिल कहता है कि नहीं मैडम, किसी का भी फोन नहीं आया। फिर मैडम दोबारा कहती है कि अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद आया होगा और तुम भूल रहे होंगे। लेकिन अनिल कहता है कि नहीं मैडम, किसी का भी नहीं है। शाम को दोबारा मैडम फोन करती है और अनिल से पूछती है, तो अनिल कहता है कि आपका फोन के अलावा किसी का भी फोन नहीं आया। उसके बाद मैडम कहती है कि क्यों, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तो अनिल कहता है मैडम, आप अपने बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वह रोने लगता है। उसके बाद मैडम कहती है हाँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। जिस पर अनिल कहता है कि उनका कहाँ आप मजिस्ट्रेट और कहाँ में एक मामूली सा टीचर। तो वह कहती है कि आप जैसों से ही सीखकर हम जैसे बड़े अधिकारी बनते हैं। और उनकी इसके बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वह आगे चलकर शादी कर लेते हैं।
तो दोस्तों कैसे लेंगे? हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर